Assalamualaikum doctors, this is me Dr. Sadaf Amreen, currently pursuing MD in पैथोलॉजी। आज का वीडियो हमारा टॉपिक है प्रोराइटिस वल्वा। तो प्रोराइटिस वल्वा क्या होता है? प्रोराइटिस का मतलब होता है सेंस ऑफ इचिंग ऑफ द वल्वा इज कॉल्ड प्रोराइटिस वल्वा। प्रोराइटिस वल्वा का मतलब है, इसमें क्या होता है कि इचिंग लाइक सेंसेशन होता है विद द डिज़ायर टू स्क्रैच द वल्वा। इट्स मीन्स दैट कि इस वल्वा के ऊपर जो होता है इची सेंसेशन होता है और डिज़ायर इतना ज़्यादा होता है कि दिल करता है कि उस जगह को स्क्रैच कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद जो वल्वर इरिटेशन होता है वो बिल्कुल सेम नहीं होता एज प्रोराइटिस की तरह, बल्कि ये कैसा होता है, ये एक पेनफुल कंडीशन होती है जिसमें साथ में बर्निंग भी होती है। अगर किसी को प्रोलॉन्ग है या फिर सीवियर इचिंग हो रही है, प्रोराइटिस हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे वल्वल इरिटेशन भी हो सकता है। किस वजह से? थ्रो स्क्रैचिंग की वजह से या फिर एब्रेशन की वजह से। 100 में से 10% वुमेन ऐसी होती हैं जो ओपीडी में आती हैं, वो कंप्लेन करती हैं वल्वा की इचिंग की। अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, यानी यहाँ जो प्रोराइटिस वल्वा हो रही है वो किस वजह से हो रही है। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन होने लगता है पोटेशियम हिस्टामीन का, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एंड प्लाज्मा कायनिन, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ इचिंग होती है। इचिंग इज कॉज बाय द स्टिमुलेशन ऑफ सोमेटिक पेन फाइबर। ठीक है, आप समझ गए इचिंग किस वजह से हो रही है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है किस चीज़ का, पोटेशियम हिस्टामीन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एंड प्लाज्मा कायनिन, जिसकी वजह से इचिंग हो रही है। इचिंग जो होता है स्टिमुलेशन की वजह से हो रही है, सोमेटिक पेन फाइबर की वजह से। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोराइटिस वल्वा। कितने टाइप की प्रोराइटिस वल्वा होती है? प्रोराइटिस वल्वा जो होती है मेनली 2 टाइप की होती है। नंबर 1, प्रोराइटिस वल्वा विद द वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी जिसमें प्रोराइटिस हो रही है, इचिंग सेंसेशन हो रहा है ओवर द वल्वा अलॉन्ग विद द वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो रहा है और साथ ही साथ इचिंग भी हो रही है। दूसरे टाइप की होती है प्रोराइटिस वल्वा विदाउट वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी सिर्फ इचिंग हो रही है और वहाँ पर कोई भी वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोराइटिस वल्वा विद द वेजाइनल डिस्चार्ज। 15 से 20% केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रोराइटिस वल्वा होती है विद वेजाइनल डिस्चार्ज। ये 2 तरीके से हो सकती है, या तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिसिस की वजह से हो सकती है, कैंडिडा अल्बाइविन की वजह से। 80% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ प्रोराइटिस वल्वा होती है वो किस वजह से होती है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस या फिर कैंडिडा अल्बिकन की वजह से। अब हम बात करते हैं प्रोराइटिस वल्वा जो होती है विदाउट वेजाइनल डिस्चार्ज। तो देयर आर मेनी कॉजेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोराइटिस वल्वा विदाउट वेजाइनल डिस्चार्ज, लाइक जर्नल कॉजेज, स्किन डिजीज़ हो सकती है कोई भी, ठीक है, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है, कोई रेक्टल डिजीज़ हो सकती है, यूराइनरी ट्रैक्ट में कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई एलर्जी हो सकती है, ड्रग रिएक्शन हो सकता है, या एंटीसेप्टिक की वजह से हो सकता है। सो मैनी कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोराइटिस वल्वा विदाउट वेजाइनल डिस्चार्ज। तो हम बारी बारी एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द जनरल कॉजेज which are responsible for the pruritus vulva without vaginal discharge. So the general causes are hepatitis, thyroid disorder, uremia, drug reaction, skin diseases are psoriasis हो सकती है, कोई सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकती है, स्केबीज मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है स्किन डिजीज़ के अंदर जिसकी वजह से प्रोराइटिस वल्वा हो रही हो, या फिर हो सकता है एपोक्राइन मिलेरी हो सकती है, या कार्सिनोमा ऑफ द वल्वा हो सकता है, या फिर हो सकता है अर्ली स्टेज हो कैंसर ऑफ द वल्वा की। अब हम बात करते हैं पैरासिटिक इन्फेक्शन क्या होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वल्वल इचिंग के लिए विदाउट वेजाइनल डिस्चार्ज। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन में हो सकता है पेडिकुलोसिस प्यूबिस हो सकता है, स्कैबीज हो सकता है, या फिर कैंडिडियासिस हो सकती है। रेक्टल डिजीज़ में कौन कौन आता है? वॉर्म्स आते हैं, थ्रेड वॉर्म्स आते हैं, हेमोरॉइड हो सकते हैं, फिशर इन एनल रीजन हो सकता है, या फिर फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, ड्यू टू सर्जरी कॉज भी हो सकता है उसका कोई। तो सी दीज आर द पैरासिटिक इन्फेस्टेशन के कॉज हो सकते हैं, या फिर कोई रेक्टल डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से प्रोराइटिस वल्वा हो रही है। अब हम बात करते हैं यूराइनरी ट्रैक्ट की कोई डिजीज़ हो सकती है, जैसे ग्लाइकोसूरिया है, या फिर बेसिलूरिया है, या फिर एसिडिक बहुत ज़्यादा यूरिन है, या फिर इनकॉन्टिनेंस है, या फिर ब्लैडर फिस्चुला है। सो दीज आर द यूराइनरी ट्रैक्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोराइटिस वल्वा विदाउट वेजाइनल डिस्चार्ज। एलर्जी हो सकती है, या फिर कोई ड्रग सेंसिटिविटी हो सकती है, जैसे एलर्जी टू कॉन्डोम हो सकती है, डायफ्राम हो सकती है, स्पर्मिसिडल एजेंट की से हो सकती है एलर्जी। ठीक है, कोई एंटीसेप्टिक हमने इस्तेमाल किया जिसकी वजह से हमें एलर्जी हो रही है, या फिर आपने कोई ऑइंटमेंट इस्तेमाल किया है तो उसकी वजह से भी जो होता है एलर्जी हो सकती है। कुछ डेफिशिएंसी स्टेट होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्रोराइटिस वल्वा विदाउट वेजाइनल डिस्चार्ज। तो जैसे कि ए विटामिनोसिस होती है, जैसे डेफिशिएंसी अगर विटामिन ए की या B1 की हो जाए तो उसकी वजह से भी जो होता है प्रोराइटिस वल्वा होने लगती है। डेफिशिएंसी हो आयरन की, फॉलिक एसिड की, या माल न्यूट्रिशन हो, या माल एब्जॉर्प्शन हो, या पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी हो, या एक्लोरहाइड्रिया किसे बोलते हैं जब HCl एब्सेंट होता है स्टमक के अंदर, तो उसकी वजह से भी इचिंग होती है।
कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि साइकोन्यूरोसिस डेवलप हो जाती है ड्यू टू स्ट्रेस की वजह से। इसमें क्या होता है, स्क्रैचिंग हैबिट डेवलप हो जाती है फॉलोइंग द सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की बात। उसके बाद हो सकता है फीलिंग ऑफ गिल्ट की वजह से भी वहाँ पे स्क्रैचिंग सेंसेशन होने लगती है, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर मैस्टरबेशन करने की वजह से भी हो सकती है, या फिर कोई भी अदर सेक्सुअल प्रैक्टिस करने के बाद भी जो होता है वहाँ पे इचिंग महसूस होने लगती है, या फिर कोई एसटीडी हो जैसे कि सिफिलिस है या गोनोरिया है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, हमें इचिंग सेंसेशन होता है। अब बात करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे जब किसी को प्रोराइटिस वल्वा होगी। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ ऑनसेट ऑफ द प्रोराइटिस पूछेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इचिंग के बारे में पूछेंगे। इंटेंसिटी इज मोर, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी हमें किस में देखने को मिलती है, वी ऑल नो दैट स्कैबीज में, जॉइंटिस में, या फिर एलर्जिक डिजीज़ में। फिर उसके बाद ड्यूरेशन पूछेंगे, कब से हो रही है, ठीक है। उसके बाद पूछेंगे वेदर इट इज़ एसोसिएटेड विद वेजाइनल डिस्चार्ज भी है, या फिर पेशेंट इज़ यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। फिर पूछेंगे कि इसका रिलेशन कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें लगता है तो हम उसे ट्रैंकुलाइज़र देंगे और उसकी काउंसलिंग करेंगे। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की जो होता है एलर्जी टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ प्रोराइटिस वल्वा, ठीक है। इसके अलावा हम अगर हमारे पास इस तरीके की कोई फीमेल आ रही है प्रोराइटिस वल्वा की कंप्लेन लेके, तो उसका हम जनरल एग्जामिनेशन क्या करेंगे, जनरल एग्जामिनेशन में उसका पैलर देखेंगे, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं, ज़्यादा जैसे ह्यूमिड सीजन जो होते हैं उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन कॉमन होता है, एंड विच इज़ द कॉज ऑफ प्रोराइटिस वल्वा, या फिर उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस तो नहीं है, या प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना ज़रूरी होता है। अब उसका लोकल एग्जामिनेशन क्या करेंगे, लोकल एग्जामिनेशन जो होता है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पर स्पेकुलम करेंगे जिसमें पहले हम सिर्फ इंस्पेक्शन करेंगे, फिर पर वजाइनम करेंगे जिसमें हम पाल्पिटेशन करते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो होता है वजाइनल डिस्चार्ज का हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ जो द हाई वजाइनल स्वैप कल्चर करवाएंगे, ठीक है। जब हम वजाना का जो सिर्फ इंस्पेक्शन करते हैं, पर स्पेकुलम करते हैं, तो हम डिस्चार्ज देखेंगे। डिस्चार्ज को देख के हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ये वेदर इट इज़ ऑफ ट्रैकोमोनियाज इन्फेक्शन या फिर ये कैंडिडल इन्फेक्शन होगा। कैसे कर सकते हैं कि क्योंकि ट्रैकोमोनाज इन्फेक्शन जब होता है तो डिस्चार्ज हमारा वाटरी होता है, फ्रोदी होता है, येलोइश होता है, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये हमारा ट्रैकोमोनियल इन्फेक्शन है। या फिर अगर कैंडिडियल इन्फेक्शन होगा तो उसके अंदर जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा थिक कर्डी वाइट डिस्चार्ज होगा, तो यह पता चल जाएगा ये हमारा कैंडिडियल इन्फेक्शन है। या फिर हम डिस्चार्ज की बायोप्सी कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज को सिंपली एग्जामिन करके भी पता कर सकते हैं, जैसे हमने अभी पता किया ट्राइकोमोनाज वाला इन्फेक्शन है, या फिर कैंडिडा है, या फिर पेपिस्मेयर करा सकते हैं। या फिर क्या रूटीन इन्वेस्टिगेशन में हम इसमें क्या कराएंगे, सीबीसी कराएंगे जिसके हम टीएलसी या डीएलसी देखेंगे, यूरिन कराएंगे, यूरिन कल्चर कराएंगे क्योंकि हम उसके अंदर यूटीआई या फिर ग्लाइकोसूरिया को देखना है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराएंगे वेजाइनल डिस्चार्ज का, ब्लड शुगर चेक कराएंगे तो क्योंकि हमें डायबिटीज़ मेलाइटस को रूल आउट करना है, स्टूल कराएंगे, ठीक है, ओवर फॉर द सिस्ट, एंड बायोप्सी कराएंगे फॉर द मैलिग्नेंसी के लिए, ठीक है। दीज आर द रूटीन इन्वेस्टिगेशन विच वी डू इन द प्रोराइटिस वल्वा के ओवर। बात करते हैं इसके हम ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में सबसे पहला हमें काम क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि उसको अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है। जनरल पॉइंट्स से हमें हाइजीन के बारे में देने हैं, बताना है उसको कि भाई अपनी हाइजीन को सबसे पहले उसको मेंटेन करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी कॉज होगा प्रोराइटिस वल्वा को उसके ही अकॉर्डिंगली हम उसे ट्रीट करेंगे। एंटीहिस्टामिन देंगे और सेडेटिव देंगे, ताकि एंटीहिस्टामिन इसलिए लेंगे ताकि वहाँ की इसकी एलर्जी कम हो जाए, सेडेटिव इसलिए देंगे ताकि जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर इचिंग होती है, रातों को पेशेंट सो नहीं पाता है, तो उसके लिए हम उसको सेडेटिव देंगे। लोकली हम उसके अंदर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन के ऑइंटमेंट दे सकते हैं, लोकली दे सकते हैं। उसके अलावा क्या दे सकते हैं, हम एस्ट्रोजन क्रीम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कैरोसिस हो रही है वल्वा ड्यू टू मेनोपॉजल चेंजेस की वजह से हो रही है, तो उसके अंदर हम एस्ट्रोजन क्रीम देंगे। अगर इन्फेक्शन होगा तो उसके अंदर हम फंगल ड्रग देंगे, जैसे मिकोनाजोल है, इकोनाजोल है, क्लोट्रामाजोल, फ्लूकोनाजोल, कीटाकोनाजोल। अगर पेरिएनल प्रोराइटिस है उसके अंदर हम ओरल निस्टैटिन देंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है उसकी प्रोराइटिस वल्वा बहुत ज़्यादा स्किन बहुत हार्ड हो गई है, वहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, तो उसकी वजह से हम उसके अंदर एक क्रीम देते हैं जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड होता है, साथ में ऑलिव ऑयल होता है या फिर कॉड लिवर ऑयल। या फिर इसके अलावा हम इंजेक्शन लगाते हैं उसके अंदर एब्सोल्यूट अल्कोहल के, जो कि सबक्यूटेनियसली देते हैं, जो 0.5 ml से लेके 1 ml तक दिए जा सकते हैं। इनको आप बहुत ज़्यादा सुपरफिशियली दे देंगे या फिर बहुत ज़्यादा डीपर इन द टिश्यू दे देंगे या बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे देंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर स्लफिंग ऑफ द टिश्यू होने लगती है। बॉल्स ऑपरेशन भी किया जाता है। बॉल्स ऑपरेशन बहुत रेयरली परफॉर्म किया जाता है क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर डिवीजन हो जाता है क्यूटेनियस नर्व का बाय द सर्कुलर इंसिजन अराउंड द वल्वा, एंड उसका जो इफेक्ट रहता है 3 से 6 महीने तक रहता है। लेटली हम देते हैं इंटरफेरॉन यूज़ किया जाता है। इंटरफेरॉन क्या है, यूज़ किया जाता है एज ऑइंटमेंट, जिसकी जितनी डोज दी जाती है 4000 यूनिट दी जाती है पर ग्राम ऑइंटमेंट। अप्लाई किया जाता है 4 टाइम अ डे फॉर 5 वीक्स तक दी जाता है, ठीक है। अब आप सिस्टेमिक इंट्रामस्कुलर इंटरफेरॉन भी दे सकते हैं जिसकी डोज जो होती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है,
जो दिए जाता है, कितना दिया जाता है, फॉर 10 डेज़ के लिए जाता है, जिसकी वजह से जो होता है 90% क्योर रेट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सिस्टेमिक इंट्रामस्कुलर इंटरफेरोन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिससे कि फीवर है, माइल्जिया, हेडेक है। सो दीज आर द साइड इफेक्ट ऑफ सिस्टेमिक इंट्रामस्कुलर इंटरफेरोन. So this is all about today's video, pruritus vulva, and how I hope you like this video. If you like, please hit like button and share with your friend. If you have any query, just feel free to comment below in the comment section. फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.